हेलो माय लवली लिसनर आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग ARK9। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं हम लोग इन दिनों जो सेशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स भी साथ में कैरी कर रहा हूं। याद रखिएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं इन दिनों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में जाने से पहले इन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और अगर अमेंडमेंट्स कैरी नहीं किए अभी तक तो अमेंडमेंट्स भी मिलने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर REIT की। जी हाँ, REIT के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखें। एंड याद रखिएगा, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि मेरा पर्पस है कि पहले आपको अवेयर करना कि इंडिया में अभी टोटल REIT कितना है, 5 है। एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं 1 या 2 नंबर के लिए साथ में कि आपको किसी भी याद रखिएगा REIT के नेम्स प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप अगर कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में और आपको अगर ये एस्पेक्ट्स नहीं आती हैं, आपको प्रैक्टिकली नहीं पता है, तो आप समझ लीजिएगा आप गलत प्रोफेशन में आ गए। आपको पता होना चाहिए और हम आपको हेल्प करेंगे। देखिए, अगर हम देखें आपकी बुक्स में ही प्रोवाइड किया हुआ है, इनका नाम वैसे तो बुकफील्ड, इंडिया रियल एस्टेट, एम्बेसी, IIFL, इंडिया रियल एस्टेट और माइंडस्पेस। ये जो इंडिया रियल एस्टेट है ना, ये लेटर ऑन बाद में ऐड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, ये भी रनिंग में है सारे, ठीक है, रनिंग के अंदर है REITs। REIT की जब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद रखिएगा बहुत अच्छे से समझाएंगे और अमेंडमेंट्स भी कैरी करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटी सी जो कि जरूरी है, हर एक को जानना चाहिए। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं REIT के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अज्यूम कीजिएगा हम कह रहे हैं रियल एस्टेट, वर्ड पहला जो आ रहा है रियल एस्टेट आ रहा है। रियल एस्टेट के अंदर जैसे अज्यूम कीजिएगा एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ये अज्यूम कीजिएगा कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर, फटाफट से समझा रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूं, पहले हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बेसिक बता रहा हूं। तो ये इन्वेस्टर लोग जो है इस यहाँ पर ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बदले ऑफ कोर्स हमको यूनिट्स मिल गया हमको, ठीक है। अब यही आपका पैसा जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, मान लीजिएगा इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में। तो अज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए इस एसेट्स को यहाँ स्टेट जो है इस एसेट्स को हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पर REIT ने इसे खरीद लिया है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को मान लीजिएगा किसी कॉमर्शियल पर्पस में, या हो सकता है कॉमर्शियल पर्पस या किसी रेंट में, आपको लीज पे किसी को दे दिया, तो कॉमर्शियल पर्पस में हमने सारी एस्पेक्ट्स कवर कर ली, क्या हो सकता है रेंट पे दे दिया हो। तो अज्यूम कीजिएगा इसका रेंट जो होगा ये रेंट जनरेट करेगी, क्या करेगी, रेंट जनरेट करेगी। अज्यूम कर लेते हैं इससे रेंट जनरेट होने के बाद में हमें मान लीजिएगा ना, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहे हैं डेटा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कीजिएगा 1 करोड़ इसका हमको एनुअली रेंट रिसीव हुआ, 1 करोड़, ठीक है, बहुत कम बता रहे हैं लेकिन 1 करोड़ हुआ। इस 1 करोड़ का 90% कंपनी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने यूनिट होल्डर्स में। तो क्या हो रहा है, रियल एस्टेट बेसिकली याद रखिएगा पैसा आपसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको रियल एस्टेट में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ऑफिस स्पेस के लिए हो सकती हैं, लीज पे लेने वाली प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, फ्लैट्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। याद रखिएगा जब मैं पूरा क्लास करता हूँ सेशन का तो मैं पूरा डिटेल में इसको ऑफकोर्स एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ जो हमारा पर्पस है, मैं थोड़ा पर्पस जो है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताएं और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी दें। डिटेल में जाना है तो क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे REIT के बारे में। एनीवेज, तो यहाँ क्या हो रहा है, REIT के अंदर यहाँ इनकम जनरेट हुआ, आपने देखा है 90% क्या मैंडेटरी, हाँ जी मैंडेटरी है, 90% से कम आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जो भी आपको इनकम जनरेट हो रहा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो स्टेट से जो आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है और कैपिटल गेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बिटवीन द REIT यूनिट होल्डर्स। इज इट क्लियर? सिंपल सा बात हमने समझा यहाँ पे। जैसा मैंने बताया कि इंडिया के अंदर हम देखें तो लगभग 5 REIT रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एग्जाम में अगर हम लोग कम से कम 2-3 का नाम तो हम प्रोवाइड करें, एग्जाम में आता है, और नहीं भी आता REIT के बारे में पूछता है, ठीक है, आपको पूछता है कि वी नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ REIT। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, तो हमें एटलीस्ट उनके साथ में उनको लास्ट में एटलीस्ट हम रेफर करें, है ना। जैसे हम चाहे एम्बेसी के REIT के बारे में बता सकते हैं, IIFL के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, बुकफील्ड है, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क है, इनके नेम आप एटलीस्ट आप मेंशन करके आए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। याद देखिएगा जो आज का टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर अकेला ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होकर आपके एग्जाम में आने वाला है कि आपको सब कुछ पूछने वाला है, नहीं। इसी टॉपिक के अंदर लगभग 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है। सो आइए ध्यान समझते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड और इन्वेट से रिलेटेड मैंने कुछ कवर किए हुए हैं, और इससे रिलेटेड और इन्वेट से रिलेटेड इसी में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। याद रखिए इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, बोलिएगा इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट बाय REIT shall only
shall only be in holding company, hold को मतलब holding company, and or SPV और properties और सिक्योरिटीज और TDR का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट क्या होता है? बेसिकली एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, फटाफट समझना है ना। देखिए ट्रांसफर डेवलपमेंट का राइट का एज्यूम करके देखिएगा, जैसे आज मुंबई जैसी जगह है, मुंबई जैसी जगह में अब आपको पता है कि बिल्डिंग्स में आज इतनी पब्लिक हो चुकी है, इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है कि स्पेस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट कहता है कि भाई देखो तुम इस स्पेस को अपना ऑक्यूपाई मत करो, इस स्पेस को तुम छोड़ दो, ठीक है, इस स्पेस को तुम छोड़ दो, इसके बदले हम तुमको मुंबई के उस लोकेशन में एरिया दे देंगे जहां पर तुम क्या कर सकते हो, इस जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हो। मतलब ठीक है, इतना इस स्पेस के अकॉर्डिंग हम आपको दूसरा स्पेस दे देंगे। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा प्रोसेस है बट एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो क्या होता है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन, आई मीन रोड्स को थोड़ा यू नो व्हाट कंजस्टेड रोड ना रहे, थोड़ा ओपन स्पेस रहे, तो इसलिए क्या करता है कि यहाँ पर जो राइट्स बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी के थे उसकी जगह आपको राइट कौन सा दे दिया, किसी और लोकेशन पे उतने ही एरिया वाइज, ठीक है। इतना क्विक नहीं है बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक बेसिक पर्पज से बताने के लिए। तो किसी और लोकेशन पे आपको उतना एरिया आपको अलॉट कर देगी गवर्नमेंट। अब क्या है, वो आपके पास एक राइट आ गया है, राइट आ गया, देखिएगा इसे बोल रहे हैं राइट, TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। आप चाहें तो इसे किसी को भी सेल कर सकते हैं, जी हाँ, आप मत लीजिएगा इतना स्पेस, आपको जो इसके बदले जो आपको गवर्नमेंट ने यहाँ दिया हुआ है आप इसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे बोल रहे हैं ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। इन राइट्स में भी आप देखिएगा आप पैसा इन्वेस्ट कर सकती है आपकी REIT, क्योंकि फर्दर इनमें क्या होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, इसी का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पहला क्या हमने देखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय REIT वो या तो होल्डिंग, सब्सिडरी नहीं, क्योंकि अगर सब्सिडरी में चला गया तो याद रखिए होल्डिंग अपने हिसाब से जो चाहेगा वो करवाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। REIT कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, इन होल्डिंग कंपनी, बोलेगा होल्डिंग कंपनी, या स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगा, स्पेशल पर्पस लिस्टिंग एंटिटी बनाएगा। स्पेशल पर्पस मतलब जिसका काम क्या है, सिर्फ REIT का वर्किंग करवाने का काम है। या फिर आप क्या क्या प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, आपकी REIT क्या करते हैं, ट्रस्ट करके डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में देखा कि आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग जो थी वो खरीद लिया है, अब उसको रेंट पे दे दिया, उससे रेंट से इनकम जनरेट हो रहा है, तो आप प्रॉपर्टीज में भी डायरेक्टली कर सकते हैं या सिक्योरिटीज में कर सकते हैं। जैसे कौन सी, जो कंपनीज जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिजनेस करती हैं, ठीक है, उन कंपनीज की जो रियल एस्टेट का बिजनेस करती हैं, उन कंपनीज की सिक्योरिटीज में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या TDR है। क्लियर हो रहा है, 3-4 ऑप्शन मिल गए हमको, होल्डिंग कंपनी थ्रू, SPV थ्रू, सिक्योरिटीज हो सकती है ऑफ कोर्स, इसके अलावा सर TDR हो सकते हैं, एंड एक और हमने डिस्कस किया था क्या, प्रॉपर्टीज। नाउ इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, आप क्या कैसे भी कर देंगे, आपने 4 ऑप्शन बोल दिया, कैसे कर देंगे, नहीं, ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो है इनके बाद में हमको देखना होगा हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। आप सोच के देखिएगा, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली हम देखेंगे आगे कि जो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, वहां ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिफाइन किया जाता है। याद रहेगा हमको, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होगी। ऑलराइट सर, डिटेल इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है सर, ये हो गया हमारा बात। अब सेकंड बात देखते हैं, देखो REIT शैल नॉट इन्वेस्ट इन द वैकेंट लैंड। भैया अगर वैकेंट लैंड पे कर दिया तो गेन ही नहीं होगा, तो तुमने बुद्धू बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें ऐसी रियल एस्टेट्स में करना है जो क्या करेगा, उनके लिए गेन जनरेट करे, कैपिटल गेन जनरेट करे। ऑलराइट, तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, वैकेंट लैंड में नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं कर सकते। देखो वैकेंट लैंड में नहीं करोगे, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं करोगे, मॉर्गेज अदर देन सिक्योर, मॉर्गेज बैक बाय सिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे जानते होंगे मॉर्गेज बैक बाय सिक्योरिटीज, जी हाँ, ऐसी सिक्योरिटीज में तो कर सकते हैं, बट मॉर्गेजेस में जो कि कैसी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज दें उन प्रॉपर्टीज में भी नहीं करेंगे। क्या हो रहा है, उसमें ऑलरेडी किसी का राइट सब्सिस्ट कर रहा है और आप उसमें अपना पैसा नहीं फंसाने वाले हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है, किस में कर सकते हैं आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा वैकेंट लैंड में नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं करेंगे, या मॉर्गेज में नहीं करेंगे, बट मॉर्गेज बाय बैक सिक्योरिटीज में आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली आपका राइट आ जाता है, मॉर्गेज बैक बाय सिक्योरिटीज, उनमें आपका इनडायरेक्टली राइट आ जाता है, ठीक है। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी लैंड व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। अब कह रहा है, अगर मान लीजिएगा, अज्यूम करते हैं एक बार के लिए, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कई बार क्या होता है, कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन स्टेजेस एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 100 फ्लैट्स बना दिए, फिर आगे 100 बना रहे हैं फ्लैट, तो एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को तो मॉर्गेज किया हुआ है, बट ये वाला पार्ट इसका मॉर्गेज फ्री है, मॉर्गेज फ्री है, तो जो वाला पार्ट मॉर्गेज फ्री है, बोला उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट REIT कर सकती है, भले ही एक्चुअली इसका एक्सटेंशन है, ये विंग मान लीजिएगा A है और ये विंग B है, और ये एक ही ग्रुप की है, ग्रुप भी अलग नहीं है, प्रोजेक्ट भी एक है, बट प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन है, प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन है, तो यहां पर मॉर्गेज वाला एरिया इधर अप्लाई नहीं हो रहा है, बी जो विंग है वो फ्री है फ्रॉम द मॉर्गेज, वहां REIT इन्वेस्ट कर सकता है, REIT चाहता है वहां खरीद सकता है, ऑलराइट, या और भी एक्टिविटीज कर सकता है जो कि परमिटेड होगी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ऑलराइट सर, ये बात भी हमको बुद्धि में बैठ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कहता है
REIT में इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, हाईलाइट करना अपनी मॉड्यूल में प्रॉपर्टीज वर्ड को, ठीक है, थ्रू SPV। कैसे कर रहा है? SPV थ्रू। अब ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कर रहा है? REIT। कैसे कर रहा है? SPV थ्रू, स्पेशल पर्पस डिस्टिंग एंटिटी। स्पेशल पर्पस डिस्टिंग एंटिटी क्या हो सकती है? आपकी LLP हो सकती है, या हो सकता है वो क्या हो? कंपनी हो। ध्यान सुनना, LLP हो सकता है, कंपनी हो सकता है। पहले हम अज्यूम करके देखेंगे इसको एक बार के लिए कि जब SPV के थ्रू प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अज्यूम करो वापस से फटाफट से, अज्यूम करो एक बार के लिए, ठीक है, अज्यूम करते हैं एक बार डेटा कि मान लीजिएगा ये हमारी एक एंटिटी हमने क्रिएट कर ली है जिसका नाम है SPV, ठीक है। REIT इन्वेस्टमेंट SPV थ्रू किस में करेगा? प्रॉपर्टीज में करेगा, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया एक ये प्रॉपर्टी हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस प्रॉपर्टी पे अज्यूम करते हैं बार ये क्या है? कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ठीक है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। कहता है कंडीशंस ध्यान से रखिएगा, क्या क्या कंडीशन आपके दिमाग में को रखनी होंगी, देखिएगा। कहता है सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग, नो अदर शेयर होल्डर। अगर कंपनी फॉर्मेट में होगा तो ध्यान से सुनना, SPV अगर SPV किस में है? फॉर्मेट में है, कंपनी फॉर्मेट में है तब, या LLP फॉर्मेट में, दोनों केसेस में। कहता है अगर कंपनी फॉर्मेट में है तो शेयर होल्डर कंसीडर करना है, आपका LLP फॉर्मेट में है तो पार्टनर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर जो पार्टनर है किसका? SPV का, और उसमें हमारी REIT भी कौन है? होल्डिंग कर रही है। देखो, नो अदर शेयर होल्डर पार्टनर ऑफ SPV shall exercise any right that prevents the REIT from complying with the provision of REIT regulations, and an agreement has been entered into with the shareholders or partner that to affect the prior investment in the SPV। ध्यान सुनना क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, हमने यूजुअली देखा है ना कि अगर किसी एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका है और किसी और इंसान का भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जब भी हमको डिसीजन लेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे? मेजॉरिटी के अप्रूवल से। ध्यान से सुन रहा है, मेजॉरिटी के अप्रूवल से। अब देखो ध्यान सुनो, इस REIT के अंदर जब हमने SPV देखा, SPV के अंदर REIT का पैसा भी लगा हुआ है और किसी पार्टनर का भी है। अगर ये LLP फॉर्मेट में, मैंने बोला LLP फॉर्मेट में, अगर कंपनी फॉर्मेट में तो शेयर होल्डर होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी जो शेयर होल्डर है या पार्टनर है वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो REIT रेगुलेशन के खिलाफ है। वैलिड बिजनेस है, बिजनेस तो वैलिड है, जो ट्रांजेक्शन वो करना चाहते हैं वैलिड है, बट वो REIT रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। देखो पहला यहाँ पे वर्ड क्या कर रहा है, एनी राइट दैट प्रिवेंट्स द REIT फ्रॉम। ऐसा राइट किसको नहीं मिलना चाहिए? उनके पार्टनर्स को या कोई शेयर होल्डर्स को, जो SPV के पार्टनर हो सकते हैं अगर LLP फॉर्मेट में है, या हो सकता है कौन? कंपनी फॉर्मेट में शेयर होल्डर्स। ऐसा राइट नहीं देंगे जो विच प्रिवेंट्स द REIT फ्रॉम कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ REIT रेगुलेशंस एंड एन एग्रीमेंट। नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट एंटर होगा into with such shareholder or partner to that effect prior to investment in the SPV। बात पकड़ मारा है? ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं होगा जो उन शेयर होल्डर को, SPV के शेयर होल्डर को या पार्टनर्स को ये राइट दे जिसकी वजह से वो REIT रेगुलेशंस के प्रोविजन जो इन्वेस्टमेंट के उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट ना कर पाए। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो however shareholder agreement or partnership agreement shall provide for an appropriate mechanism for resolution of dispute between REIT and the shareholder partners। अगर ऐसा होता है तो shareholder agreement of course उसमें प्रोविजन आप लिखेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, और डिस्प्यूट अराइज कब होता है? डिसीजंस को लेके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए उसका आपको एग्रीमेंट में प्रोवाइड करना होगा मैकेनिज्म, और इन एनी केस REIT रेगुलेशन प्रिवेल होंगे। देखो फर्दर, प्रोविजन ऑफ REIT रेगुलेशन शैल प्रिवेल इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन कास्ट अपॉन द REIT। मतलब कुल मिलाकर सीधी सी बात है, REIT रेगुलेशन प्रिवेल होगा अगर एग्रीमेंट किया भी है तब भी। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, अब जरा ध्यान से देखें, हम अगर कंसिडर करें थर्ड से, अगर यहाँ पॉइंट थर्ड से कंसिडर करें, ध्यान से देखना, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, REIT इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टीज थ्रू SPV, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना होगा। बात पकड़ में आया? पहला क्लियर है। दूसरा देखते हैं, देखो मैनेजर इन कंसल्टेशन विद ट्रस्टी, क्योंकि REIT में क्या है, ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो ट्रस्टी भी पॉइंट होगा, ट्रस्टी भी पॉइंट होगा। तो मैनेजर जो कौन है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा विद द ट्रस्टी। अपॉइंट एट लीस्ट नंबर ऑफ नॉमिनीज, हाईलाइट कर लीजिए अपने मॉड्यूल में, नॉमिनीज अपॉइंट करेगा किसके बोर्ड में, किसका बोर्ड में, जो SPV है या गवर्निंग बोर्ड ऑफ SPV। क्लियर है? LLP है तो गवर्निंग बोर्ड बोल रहे हैं वहां पर बेसिकली, और या फिर हम बात करेंगे नॉमिनी की अपॉइंटमेंट होगी किसकी, बोर्ड के अंदर SPV के। प्लस मैनेजर कंसल्ट करेगा ट्रस्टी से ताकि वो बोर्ड में, SPV के बोर्ड में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखो, मैनेजर इन कंसल्ट विद द ट्रस्टी अपॉइंट majority of board of directors or governing board in the SPV। क्लियर हो रहा है? and manager shall ensure that in every meeting including AGM SPV voting of the REIT is exercised।
ये भी ध्यान रखेंगे क्या कि कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी इंक्लूडिंग एजीएम, क्योंकि वहां पर होल्डिंग करके बैठा हुआ है कौन, आरआईटी, तो याद रखिएगा वो यहां पर क्या करेगा, वोट वो अपना एक्सरसाइज करे, इस बात को इंश्योर करेगा मैनेजर कि वो आरआईटी अपना वोट एक्सरसाइज करे, इस बात को इंश्योर करेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देखिए इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली, है ना, जो यू नो व्हाट नेचुरल पर्सन के थ्रू, इंटेलेक्चुअल पर्सन नेचुरल पर्सन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? आरआईटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेके या किसी तरह की वोटिंग्स होंगी तो इंश्योर करना है मैनेजर कि हाँ वो वोटिंग कर रहा है। ये कौन कहां से आया मैनेजर, एसपीबी का मैनेजर है बेसिकली। क्लियर एकदम? आई होप जब अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग आरआईटी में थ्रू एसपी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। सिर्फ 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। पहले ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पर देखिएगा, हम ध्यान से देखेंगे कि आरआईटी के जो ऑफ कोर्स आरआईटी रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई शेयर एग्रीमेंट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी है, जहां कोई राइट देता है किसी शेयर होल्डर को, पार्टनर को, तो ऑफ कोर्स हमेशा प्रिवेल जो होगा याद रखिएगा आरआईटी रेगुलेशन होगा। सेकंड में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो मैनेजर है वो ट्रस्टी के साथ यू नो व्हाट कंसल्ट करके एक नॉमिनी और मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और मैनेजर का ड्यूटी बनता है यहाँ पर कि वो भी ये कंसीडर करे कि आरआईटी जो है सारी मीटिंग्स में यहाँ तक अपना वोट एक्सरसाइज करे, इंक्लूडिंग एजीएम में भी अपना वोट एक्सरसाइज करे। ये सिंपल हमने फॉर्मेट सीखा। अब देखिए आगे देखते हैं। आरआईटी में इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज थ्रू होल्डिंग कंपनी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। अब कह रहा है कि अगर वो क्या कर रहा है, होल्डिंग कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आरआईटी की होल्डिंग देखेंगे पहले। देखो, अल्टीमेट होल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ आरआईटी इन द अंडरलाइंग एसपीवी इज नॉट लेस देन 26%। मतलब कंट्रोल तो एटलीस्ट सही है आरआईटी को, तो कहते हैं कम से कम, याद देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है नॉट लेस देन मतलब 26% होल्डिंग। याद देखिए जबकि हम बात करें होल्डिंग कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जहां पे हमने जो क्रिएट किया हुआ है याद रखिएगा उसके अंदर होल्डिंग आरआईटी की, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के थ्रू हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो कम से कम 26% याद रखिएगा वो यहाँ पे होल्ड करे अपना इंटरेस्ट। अल्टीमेट याद रखिएगा वर्ड यूजर अल्टीमेट होल्डिंग इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है? No other shareholder or partner same बात आएगा। होल्डिंग कंपनी shall exercise any rights that prevent the priority holding company from the complying with the provision of RAT regulations। और अगर ऐसा हो भी गया तो याद रखिएगा क्या होगा, RAT रेगुलेशन प्रिवेल होंगे। कभी अगर इनकंसिस्टेंसी अराइज हो जाती है बिटवीन यू नो रेगुलेशन एंड शेयरहोल्डर एग्रीमेंट, RAT रेगुलेशन एंड शेयरहोल्डर एग्रीमेंट, तो याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सीधा सा प्रिवेल होगा हमारा RAT regulations। ऑलराइट सर। मैनेजर अगेन वही बात आएगा, मैनेजर कंसल्ट विद द ट्रस्टी, अपॉइंट करेगा एटलीस्ट ऑफ कोर्स नॉमिनी अपॉइंट करेगा सर। और अच्छा ये भी याद रखिएगा, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में कंसिडर करेगा, पर ये भी याद रखिएगा जो मैनेजर है वो इंश्योर करेगा कि वो मीटिंग में अपने वोट एक्सरसाइज कर रहा हो। ये क्यों कह रहा हूं बार बार आपको कि वोटिंग चेक करिएगा। देखिए जितना भी डिसीजन गड़बड़ होता है कंपनीज में, है ना, कई बार बोलते हैं ना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली शेयर होल्डर्स, या हम बोलेंगे यहाँ पर इस केस में भी हम देखेंगे जब कोई वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, वो अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो याद देखिएगा जो स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की थी, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वो एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग टू ऑफर डॉक्यूमेंट कैरी ही नहीं कर पाओगे। तो वोटिंग इज एक्चुअली वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट्स, वो उसे कंसीडर करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है? इसलिए दोनों केसेस में हमने देखा कि वोटिंग को इंश्योर करने का काम है मैनेजर का। ठीक है, एनीवेज, सो यहां बात करते हैं, एक मिनट वापस देख लीजिएगा। मैनेजर इन कंसर्न विद द ट्रस्टी शैल अपॉइंट एट लीस्ट नंबर ऑफ नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बोर्ड ऑफ द होल्डिंग कंपनी एसपीवी इन प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग और होल्डिंग इंटरेस्ट। क्योंकि यहां हम चेक करेंगे क्या, अगर क्योंकि मिनिमम ने कितना बोला, नॉट लेस देन 26% कम से कम होल्डिंग, अल्टीमेट होल्डिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही कम से कम आपका डायरेक्टर या ऑफ नॉमिनी उसमें अपॉइंट होगा बोर्ड में। किसके? एसपीवी के में, अपना को अलग नहीं कर देना। ठीक है, अब देखिएगा एक बार आएगा पॉइंट 5 से देखते हैं इस बार इसको। कहता है नॉट लेस देन 80% ऑफ वैल्यू ऑफ आरआईटी एसेट्स शैल बी इन्वेस्टेड इन द कंप्लीटेड एंड रेंट एंड और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। अब सब सोच देखिएगा, माइंड रखिएगा अपना माइंड में, क्या कह रहा है, आरआईटी का टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, आरआईटी का टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि यहाँ पर आरआईटी इन्वेस्ट कर रही है किसके अंदर, अज्यूम करके देखिएगा आरआईटी यहाँ पर है, हमने अज्यूम कर रहे हैं आरआईटी क्या कर रहा है, एक तरीके से असेट्स हैं, एसेट्स क्रिएट कर लेता है। कैसे? अलग अलग, याद रखिएगा जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, याद रखिएगा लिखते जाइएगा, चाहे हॉस्टल्स, ठीक है, या हम अलग भी ले सकते हैं, हॉस्टल हो गया, होटल्स हो गए, इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। ठीक है, फ्लैट्स हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, जिसमें देखिएगा वो जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आरआईटी के पास पैसा कहाँ होगा, यूनिट होल्डर से कलेक्ट किया है आपने। अब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, एटलीस्ट इसका 80% पैसा
80% जिसके पास पैसा है, 80% पैसा वो कैसे होना चाहिए? रेवेन्यू जनरेटिंग, जैसे रेंट जनरेटेड है, ठीक है, जिसमें आपको इनकम जनरेट हो रहा है, एटलीस्ट 80% आपका पैसा इनकम जनरेटिंग में लगा हुआ है, चाहे वो आप अपने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, या हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स आपने बनाए हैं उसको अपने लीज पे दिया हुआ है, या आपने हॉस्टल्स बनाए हुए हैं, या फिर होटल्स बनाए हुए हैं। अब यहां से देखिए कि वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए वर्ड पे आइएगा, देखिएगा ये कहता है नॉट लेस देन 80% वैल्यू ऑफ REIT एसेट्स। तो ये क्या है? सारी जो उन्होंने एक्वायर की हुई है एसेट्स, सारी क्या एक्वायर की एसेट्स। ऐसा नहीं कि आपने एसेट्स खरीद के रख ली सारी, आपने वेकेंट लैंड में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने एग्रीकल्चर में तो लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बोला हम लोगों ने अलग अलग कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में पैसा लगा रखा है। कैसे? खरीद लिया है ना, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग खरीद ली है, हॉस्पिटल्स पे देंगे हम उसको, है ना, होटल्स मैंने खरीद लिए हैं, हम होटल पर देंगे। पैसा आपका मोबिलाइज होना चाहिए, इसलिए कह रहा है नॉट लेस देन 80% वैल्यू ऑफ REIT एसेट्स शैल बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड रेंट एंड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, इनसे इनकम जनरेट होना जरूरी है। If investment has been made through a holding company or SPV, whether by way of equity or debt or equity linked instruments or partnership interest, only the portion of the direct investment in the properties by holding company or SPV shall be considered, and the remaining portion shall be included as prescribed under clause 6. Clause 6 में भी बात करता हूं यहां पर अलग से। क्या कह रहे हैं? अगर इन्वेस्टमेंट जो है होल्डिंग कंपनी के थ्रू या SPV के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ इक्विटीज या डेट या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हाइब्रिड नेचर का है, और पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ओनली द पोर्शन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टीज बाय द होल्डिंग और SPV शैल बी कंसीडर्ड। अब क्या कह रहा है? REIT पैसा इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू होल्डिंग कंपनी या SPV थ्रू, तो जो पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट किया गया इन इक्विटीज, कौन सा? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ही। या देखिए इनकम होगा ना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, वो इक्विटी भी हो सकता है उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट के अंदर डेट भी हो सकता है, या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, वही अमाउंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बाकी का क्या होगा अभी पॉइंट नंबर 6 पर समझाऊंगा, जो क्लॉज 6 पढ़ेंगे। कहता है इफ एनी प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस, अभी बन रहा है, इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस, ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच इज कंप्लीटेड इन रेंट and the income generating shall be considered, and remaining portion including the contiguous land and a specified provision of regulation 2 of course वो अलग से पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, बस इतना याद रखिएगा। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कंप्लीटेड है उसी को तो हम नोट करेंगे। हमारा 80% कैलकुलेट कर क्या करें हैं? 80%, नॉट लेस देन 80% ऑफ एसेट्स कैसी होनी चाहिए? नॉट कंप्लीटेड होनी चाहिए, रेंट जनरेटिंग होनी चाहिए, इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए। तो 80% में हमने वो देखेंगे पार्ट जो अगर मान लीजिए इंप्लीमेंट इससे हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, अभी चल रहा है, हम वो चलेंगे जिससे हमको इनकम जनरेट हो रहा है, वही हमारा 80% में आएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये तो सर एक्सटेंशन है, भी कवर हो रहा है, एक्सटेंशन वाला पार्ट इसमें कवर नहीं करेंगे जब हम एसेट्स को देख रहे हैं। दिमाग में आ रहा है? आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है नॉट मोर देन 20%। 80% तो आपने कितना कर दिया? क्लियर हो रहा है? 80% तो आपने किसमें कर दिया? कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड एरिया में आ गया हमारा, कंप्लीटेड एसेट्स में आ गया। अब बचा कितना? 20%। तो कहता है नॉट मोर देन 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ REIT एसेट्स शैल बी इन्वेस्ट इन द एसेट्स अदर देन द प्रोवाइडेड इन क्लॉज 5 एंड सच इन्वेस्टमेंट शैल बी। अब ये यहां से देखो, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 की कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो 80% इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इन्वेस्टमेंट ही पूछ सकता है आपसे, 80% इन्वेस्टमेंट के बारे में 20%, तो कम से कम 80% हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि देखो ना उसमें कोर जो फंक्शन अगर देखें ना 80% पैसा आपका रियल एस्टेट में ही लगवा रहे हैं। 20% को भी अगर देखा जाए ध्यान से, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहां लग रहा होगा? रियल एस्टेट में। देखो लेकिन कितना है? नॉट मोर देन 20%। प्रॉपर्टीज वेदर डायरेक्टली और थ्रू कंपनी और थ्रू LLP विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज subject to the which shall be held by the REIT for not less than 3 years after the completion। क्या कह रहा है? समझो वापस, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, लेकिन किसके पास में? REIT के पास में, ठीक है। कंप्लीटेड तो नहीं है, कंप्लीटेड में तो एटलीस्ट 80% होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कितना बोल रहा है? 20% ज्यादा नहीं लगेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज विच शैल बी हेल्ड बाय REIT फॉर नॉट लेस देन 3 years आफ्टर द कंप्लीशन। इतना रहना भी जरूरी है, आफ्टर कंप्लीशन 3 years तक का, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में उसके पास में भी 3 साल रहे, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज विच आर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय REIT विच शैल बी हेल्ड बाय REIT फॉर नॉट लेस देन 3 years आफ्टर द कंप्लीशन। अब अज्यूम कीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, क्लैरिटी जब ज्यादा आएगा उसमें। मान लीजिएगा जैसे हमने देखा ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्लीटेड है, फिर हमने एक और बना रहे हैं, ये एक प्रॉपर लैंड एरिया है, ठीक है। अज्यूम कीजिएगा ये एक लैंड है जो कि REIT ने खरीदा हुआ है, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट अपार्टमेंट्स बन रहे हैं।
ये जो वाला पार्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीटेड है। तो जब हम 80% कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा 80% इनकम वाला पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। 20% में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ध्यान से समझाना, अब ये कह रहा है जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी RIT के पास में ये कम से कम कितना टाइम रहेगा, 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन। ऐसा नहीं है बनाया और सेल किया, बात पकड़ में आ रहा है? नहीं तो फिर आपने 20% में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सेल कर रहे हैं, बना सेल कर रहे हैं, तो बोला ये तो अच्छा है। ऑलराइट सर। फिर आगे कहता है completed and not rent generating properties which shall be held by the RIT for not less than कितना। अब कह रहा है थर्ड क्या है, अब ऐसा हुआ अज्यूम कीजिएगा ये वाला प्रॉपर्टी जो हम ले रहे थे ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया, बट रेंट जनरेटिंग नहीं है अभी तक। इसे रेंट इनकम जनरेट आपको नहीं हो रहा है। मान लीजिएगा किसी हॉस्पिटल पे नहीं दिया, अपने होटल्स पे नहीं दिया है, अपने अभी तक लीज पे नहीं गया है, अपने कमर्शियल बिल्डिंग ऑफिस स्पेसेस के लिए नहीं दिया है, तो क्या होगा? तो बोला यहाँ पर भी हम उसको बोलेंगे, ऐसे तो अभी बोलेंगे कि ट्रीट क्योंकि रेंट जनरेटिंग नहीं है, ठीक है, रेंट जनरेटिंग नहीं है इसलिए 20 मैक्सिमम 20% ऑफ RIT एसेट्स इसमें आ सकती हैं, प्रोवाइडेड 3 ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है, ठीक है। फर्दर अब आगे देखते हैं, ये 20% वाला पैसा है, याद रखिएगा, मैं फिर बोल दूं एग्जाम के लिए आ सकता है क्वेश्चन। फिर आप जाइएगा लिस्टेड और अनलिस्टेड, जी हाँ लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट कंपनीज। अब ऐसी कंपनीज जो किस में हो, रियल सेक्टर में हो, ऐसा नहीं किसी में भी, ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट सेक्टर में हो, उनकी आप याद रखिएगा चाहे वो लिस्टेड या अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्या कर रहे हैं वापस, जो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस कर रही हैं या बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, आप उनके याद रखिएगा लिस्टेड या अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम याद रखना होगा 20, ठीक है। हाउएवर दिस शैल नॉट बी इंक्लूड एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन अ डेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी और SPV। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, बात समझना आया। एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हो सकता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन RSE इन इंडिया विच डिराइव्स नॉट लेस देन 75% ऑफ देयर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द लिस्टेड एक्टिविटी। आप समझ के देखो, एक कंपनी है लिस्टेड, ठीक है, उसका इक्विटी में भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उस रियल एस्टेट कंपनी से इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी 75% इनकम कम से कम रियल एस्टेट बिजनेस से ही आती हो। बात पकड़ में आ रहा है, उसकी 75% इनकम रियल एस्टेट से आती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं इक्विटी में आप कर सकते हो, बोले हाँ ठीक है, लिस्टेड उसकी इक्विटीज लिस्टेड उनसी RSE पे, ठीक है, लेकिन उसका इनकम जो जनरेट हो रहा हो नॉट लेस देन 75% देयर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द रियल एस्टेट एक्टिविटी एंड एज पर ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ देखो वापस एक बार फटाफट से, और 20% में पहले कौन सा देख रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, ऑलराइट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज दो, यहाँ पे दो पार्ट में बनाए गए, एक तो एग्जिस्टिंग इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, एक तो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर है, एक तरह से एक्सटेंशन है, एक कंप्लीटेड है पर अभी रेंट जनरेट नहीं कर रहा है, एक तो कॉन्सेप्ट नहीं है देखा। फिर उसके बाद देखा हमने लिस्टेड अनलिस्टेड दैट्स कंपनीज, लिस्टेड अनलिस्टेड दैट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज व्हिच आर एंगेज्ड इन अ लिस्टेड एक्टिविटी, ठीक है। उसके अलावा देखा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हो सकती है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज होती हैं, देखिएगा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज होती है, हाँ, लेकिन होल्डिंग कंपनी या उसकी SPV के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, ऑलराइट। और अगर ऐसी कंपनी जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में जिनकी ऑपरेटिंग इनकम नॉट लेस देन 75% रियल एस्टेट बिजनेस से ही है, ऑलराइट, उसमें भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Unlisted equity shares of a company which derive not less than 75% of operating income from the unlisted activities, ये भी चेक करिएगा। तो पहले वाले में हम देखा लिस्टेड है, दूसरे वाले में अनलिस्टेड के कंसीडर देखा, लेकिन मेजरली हमें चेक क्या करना होगा, 75% आपकी इनकम कहां से आ रही हो, रियल एस्टेट एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो उसका कोर, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि उसका कोर बिजनेस का रियल एस्टेट बिजनेस है, ऑलराइट, ये चेक कर लीजिएगा। However, the investment made through unlisted equity shares of a company in a under construction properties or completed and non-rent generating property shall be in the compliance with the clause first, जो कि हम इसका बात कर रहे थे 3 ईयर पीरियड का, ठीक है। Now, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं या अनयूटिलाइज्ड FSI ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर इट हैज ऑलरेडी मेड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा इसमें हम जो FSI की बात करेंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट हम चेक कर लें, यहाँ पे कर चुके हो पहले से, ठीक है। TDR एक्वायर्ड हो सकता है, क्या हुआ अभी मैंने TDR से, फॉर द पर्पस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, मैक्सिमम 20% कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ नहीं कि 20% करना ही जरूरी है, 80% मिनिमम आपका याद देखिएगा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, आप 100% तक भी कर सकते हैं और अच्छा ही होगा। अगर नहीं है
इन दैट केस कई बार फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ना मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं, कई बार प्राइसेस में फ्लेक्सिबल वही सारी मार्केट फैक्टर्स ऐसे जो इंपैक्ट करते हैं आपके रिटर्न्स को, कैपिटल गेन को इंपैक्ट करते हैं। तो कई बार एक फ्लेक्सिबिलिटी 20% पैसे को अगर आप इस तरह से अगर मैनेज करना चाहें तो इससे थोड़ा सा रिटर्न आपके इन्वेस्टर्स को, जी हाँ, यूनिट होल्डर्स को बेटर मिल सकता है। आइएगा आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कंडीशन स्पेसिफाइड अबव शैल बी कंपाइल्ड विद द ऑफर डॉक्यूमेंट। इतना ही हाईलाइट कीजिएगा, आगे नोट कीजिएगा। यहां देखना है कि इन्वेस्टमेंट कंडीशन स्पेसिफाइड ऑफर डॉक्यूमेंट, बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स होंगे। नॉट लेस देन 50% ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ आरईटी, क्योंकि एसआरआर मिला के आएगा ना आपके पास में, होल्डिंग एंड एसपीवी, अदर देन गेन्स अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल कर दिया तो अलग है, उसको हटा के रखेंगे। शैल बी एट ऑल टाइम फ्रॉम रेंटल, लीजिंग, लेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स और एनी अदर इनकम इंसिडेंटल टू द लीजिंग ऑफ सच एसेट्स। कितना कह रहे हैं? नॉट लेस देन 50%, देखिएगा, नॉट लेस देन 50% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ आरईटी, होल्डिंग और एसपीवी। किसको हटा दीजिएगा? ऐसा अगर मान लीजिएगा आपने एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाया और उसको सेल कर दिया, उसको हटा दीजिएगा, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हम एक बार मान के क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ आरईटी, रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफ आरईटी। किसका कंसोलिडेटेड? आरईटी का, होल्डिंग कंपनी एंड एसपीवी। ठीक है, किस सेंस में कह रहे हैं? देखो कहता है किसमें, शैल बी एट ऑल टाइम फ्रॉम रेंटल, लीजिंग, लेटिंग, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट एसेट्स और अदर इनकम incidental to लीजिंग ऑफ सच एसेट्स। कितना होना चाहिए? कम से कम 51%। ऐसा नहीं है 51% अचीव करने के लिए आपने बेचना स्टार्ट कर दिया और फिर आप फुलफिल कर रहे हैं। डिस्पोजल अलग कर दीजिएगा, ऑफ कोर्स सेल कर सकती है, बट रेंट से, लीज से जो उसको इनकम आ रहा हो, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो उसको जनरेट हो रहा हो, बोलो ना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो उसको जनरेट हो रहा हो, कहां से? आरईटी से, होल्डिंग कंपनी से, एसपीवी से, वो कम से कम 51% होना चाहिए। ऑलराइट, हर बार बेच के नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50% आपको रेंट जनरेटिंग या आपका लीज से जनरेट होना चाहिए। ऑलराइट, रेवेन्यू कंडीशन स्पेसिफाइड इन द अबव क्लॉज शैल बी मॉनिटर ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स। Further, if conditions are breached on account of the market movements of the price of the underlying assets or securities, change the tenants or expiry of the lease or sale of the properties, the manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions specified in RIT regulation is satisfied within 6 months. अब क्या हो गया? सपोज मार्केट फ्लक्चुएशंस आ गया, टेनेंसी चेंज हो गया, लीज एग्रीमेंट चेंज हो गया, प्रॉपर्टी आपने सेल कर दिया, तो 50% वाला जो क्राइटेरिया था आपका, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेटिंग वाली बात हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, जो लीज और आपको रेंट होना चाहिए था, वो एटलीस्ट 51% मेंटेन नहीं हो पाया। तो यहाँ क्या होगा? जो मैनेजर है या देखिएगा वो कंसल्ट करेगा ट्रस्टी से, और इस रिक्वायरमेंट को आपको 51 है, ऑफ कोर्स सॉरी 6 मंथ्स के अंदर 51 ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट जो 51 की है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की, उसको विद इन 6 मंथ्स में याद देखिएगा वापस सबको फुलफिल करना होगा, मेंटेन करना ही होगा। ऑलराइट, the period may be extended by another 6 months subject to the approval of the from the investors। अगर ऐसा होता है कि 6 मंथ्स में आप उस ऑफ कोर्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम चेंजेस, इन दैट केस आपको 6 मंथ्स पहले मिला हुआ है लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, इन दैट केस फॉर एक्सटेंशन फॉर द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन कितना? 6 महीने के लिए, और अगर आपको चाहिए तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा यूनिट होल्डर से। नाउ RIT shall hold any completed rent generating property whether directly or through holding or SPV for the period of not less than 3 years from the date of the purchase of the such property by RIT or holding company or SPV। क्या कह रहे हैं? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, कितना पीरियड होगा एटलीस्ट, यहाँ पे कह रहे हैं फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर। ये उसका रहना ही रहना, होल्ड करना ही करना। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद बेचने वाला काम नहीं करवाना है आपको, समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर रियल एस्टेट एक्टिविटीज को एक फ्लॉलेस अगर हम देखें ध्यान से, फ्लॉलेसली आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल रेडी करना है जो कैपिटल गेन जनरेट करके दे। ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टी का दाम ना पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, जिससे बस खरीदना स्टार्ट कर देंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। एनीवेज, फॉर any sale of property whether RIT or holding company or SPV, for sale of shares interest in SPV by holding or RIT exceeding 10% of the RIT assets in financial year, मैं shall obtain the approval of course यूनिट होल्डर से लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अगर क्या हो रहा है 10% से ज्यादा, यहाँ देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे रखने का, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या कह रहा है वेदर RIT होल्डिंग SPV, लेकिन है किसका? वो इनडायरेक्टली देखा जाए, इनडायरेक्टली उस पे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पैसा किसने दिया है? यूनिट होल्डर ने। तो हम क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ प्रॉपर्टी whether by RIT holding company or SPV or for sale of shares or interest, हो सकता है प्रॉपर्टी नहीं है बट अपना शेयर या इंटरेस्ट सेल कर रहा है इन SPV by holding or RIT exceeding 10% value of the RIT assets। अगर 10% से ज्यादा है RIT के assets, मान लीजिएगा
अज्यूम करते हैं 100 करोड़ का है और हम सेल कर रहे हैं 11 करोड़ का, इन दैट केस आपको यूनिट होल्डर का अप्रूवल लगेगा। आप अपना इंटरेस्ट सेल कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं, होल्डिंग सेल कर रहे हैं आरआईडी, इन दैट केस अगर 10% ज्यादा है तो कितना अप्रूवल तो लगेगा। बात पकड़ में आ रहा है? मिनिमम तो 26% तो कंपनी होल्डिंग कंपनी अंदर रखना ही रखना है। अब अज्यूम करके देखिएगा किसी आरआईटी के पास में हम मान लेते हैं एक बार के लिए 46% है और 10% सेल करना चाह रहा है, ठीक है, 10% याद रखिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर 10%, एक्सीडिंग 10%, दैट केस यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द यूनिट होल्डर, तो लेना ही पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट अपना कर रहे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं जो कि टोटल आरआईटी के एसेट से 10% से ज्यादा का है। ऑलराइट सर, आरआईटी शैल नॉट इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ आरआईटीज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, आरआईटी शैल नॉट इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अदर आरआईटीज। पता लगा बेटा तुम तो बहुत सा कर रहे हो, दूसरा आरआईटीज में इन्वेस्टमेंट कर जा रहे हो, बोला वो भी तो रियल एस्टेट का, अरे नहीं वो अलाउड नहीं है, कंपनीज में लगाओ, कौन सी रियल एस्टेट बिजनेस एक्टिविटीज में हो। अब वो तो खुद ही ट्रस्ट खुद ही ट्रस्ट में कर रहा है, ध्यान से सुनना भी। कहता है आरआईटी शैल नॉट इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ अदर आरआईटीज, आरआईटी शैल नॉट अंडरटेक लेंडिंग टू एनी पर्सन अदर देन द होल्डिंग कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल इन व्हिच आरआईटी हैज इन्वेस्टेड इन सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड आरआईटी रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द डेब्ट सिक्योरिटीज शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लेंडिंग इन्वेस्टमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज। अब ध्यान सुनना, छोटा-छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा होल्डिंग कंपनी को दे सकते हैं, अरे उसको तो करोगे, एसपीयू कर सकते हो, हम कर सकते हैं, एसपीयू कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्लोजर देना भी जरूरी है। लेकिन अगर यही आरआईटी किसी और को लैंडिंग कर रही है, अरे नहीं भाई उसको लैंडिंग नहीं करना है, तुमको लैंडिंग नहीं करना है, किसको कर सकते हैं आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट सिक्योरिटीज को एज हम लैंडिंग का ट्रीट नहीं करेंगे, तो किसी और को लैंडिंग पे आरआईटी अलाउड नहीं है, किसी और आरआईटी में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। पॉइंट ध्यान से सुनते जाओगे ना, याद हो जाएगा, ये डिटेल इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ऑलराइट, चलिए आएगा। विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट इन द leasehold properties, the manager shall consider the remaining term of the lease, an object of the REIT, lease profile of the REIT existing real estate assets and any other factors and the may relevant prior to the making such investments। अब क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट किस में होने वाला है, leasehold properties, the manager's condition remaining terms of the lease and objective of the lease of object of the REIT। REIT का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल होना चाहिए, उसका पर्पस ये है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही याद रखिएगा मैनेजर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा। क्लियर है? कौन सी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ बात कर रहे हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज में। एनी लीज एनी केस इन एनी केस ऑफ अ टू को इन्वेस्टमेंट विद एनी पर्सन इन एनी ट्रांजेक्शन, को इन्वेस्टमेंट्स आगे एक साथ देखिएगा अब यहाँ पे, investment by other person, a person shall not be at a term more favorable than those of REIT। अब ऐसा नहीं होना चाहिए को इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं किसमें, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो एक को तो आप बेनिफिशियल ज्यादा दे रहे हैं और REIT को कम दे रहे हैं, दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। इन्वेस्टमेंट शैल नॉट प्रोवाइड एनी, को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं वर्ड, AIF में भी समझाए थे इस बात को, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट शैल नॉट प्रोवाइड एनी राइट टू अ पर्सन विच शैल प्रिवेंट REIT, ऑफ कोर्स सेम बात याद रखेंगे, या ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, अगर हो भी गया तो याद रखिएगा ऑफ कोर्स REIT रेगुलेशन प्रिवेल होंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। को इन्वेस्टमेंट्स आती है ना, अभी ऊपर डिस्कस किए थे, होल्डिंग कंपनी के अंदर को इन्वेस्टमेंट होती है, एसपी ऑफ कोर्स एसपीवी के अंदर को इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन, अभी एग्जाम में ये भी बन सकता है, क्लॉज 16 भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्लॉज 3 पे, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 पे एंड क्लॉज 16 पे, ये 3 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, पक्के से रिवाइज करके जाना, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में सोचोगे यार ये क्यों नहीं पढ़ा था, और अगर एग्जाम में नहीं आया ना तो तुमको REIT का बिजनेस में आएगा आगे चल के, अच्छा खासा इनकम होता है, ध्यान रखिएगा। Anyways, with respect to distribution made by the REIT holding company SPV, अब ध्यान सुनना बेटा, not less than 90% of net distributable cash flow, अभी आपको बताए थे ना, जो आपके पास इनकम जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने अभी कहा रेंट से आ रहा है, आपको लीज से आ रहा है, अब ये इसका जो पैसा है इसे बोला नेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स जो कि होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनको हटाने के बाद में जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो हुआ है उसका 90%, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो हुआ है उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको SPV shall be distributed to the REIT or holding company in proportion to its holding in SPV, subject to the applicable provision of Companies Act or the LLP Act 2008। ठीक है, 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बेसिकली जाएगा किसके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में जाता है। क्लियर? विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो बाय द होल्डिंग कंपनी REIT, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट LLP एंड द फॉलोइंग शैल बी कंपाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द कैश फ्लो रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम अंडरलाइंग SPV, 100% ऑफ द कैश फ्लो रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू REIT एंड with respect to the cash flow generated by a holding company on its own, अगर खुद कर रही है, not less than 90% of the cash of net distributable cash flow shall be distributed by the holding company to REIT। दो केस सिचुएशन सुनना, दो सिचुएशन सुनना, कहता है कैसा, with respect to cash flow received by holding company from underlying SPV,
होल्डिंग कंपनी को कहां से आ रहा है, एसपीवी थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की थी, एसपीवी थ्रू आ रहा है, तो 100% यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। क्लियर हो रहा है, 100% डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैश फ्लो रिसीव बाय द होल्डिंग कंपनी शैल बी डिस्ट्रीब्यूट टू आरआईटी। एक तरफ क्या हो रहा है, खुद किए हैं, देखो रिस्पेक्ट टू द कैश फ्लो जनरेटेड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन इट्स ओन, क्या हो रहा है, होल्डिंग कंपनी खुद कर रहा है। नॉट लेस देन 90% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द होल्डिंग कंपनी। क्यों सर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं काटोगे क्या, क्या हो रहा है। नाउ not less than 90% of the net distributable cash flow of RAD shall be distributed to the unit holders, and distribution shall be declared not less than once every 6 months in every financial year, and shall be made not later than 15 days। एग्जाम में आ जाता, छोटी सी बात है, इतनी सी। बोला कभी बांटता रहेंगे क्या, 90% कहते रहो, बांटोगे दोगे कब, ये देखो। such distribution shall be declared and made not less than once every 6 months, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे पैसा मिलेगा। अच्छा ये ना ध्यान सुनना, कंपनी मंथली भी करता है, याद रखिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, होता है, मंथली भी हो सकता है, और इसे हम देखें एक क्वार्टर भी हो सकता है, बट यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है वो हाफ ईयरली है, ठीक है। कंपनी मंथली बेसिस पे भी दे सकता है, कंपनी क्वार्टर बेसिस पे दे सकता है, कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पे दे सकता है, एनुअली नहीं देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम क्या बोल रहा है, एवरी 6 मंथ्स। एंड जब डिक्लेयर कर दिया है, शैल नॉट बी मेड लेटर देन द 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। 15 दिन ज्यादा दिन भी मत कर देना, डिक्लेयर कर दिया 15 डेज के अंदर इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। If any property is sold by RIT holding company SPV, if equity shares or interest in the holding company SPV sold are, और अगर सेल कर दिया, कोई प्रॉपर्टी थी सेल कर दिया, तो कैसे करेंगे। If RIT propose to invest, reinvest, बेचा मान लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी था उसे सेल कर दिया, उससे पैसा आया और उसको वापस रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। रीइन्वेस्ट सेल प्रोसीड्स इफ एनी इनटू अनदर प्रॉपर्टी, इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एनी सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द, ऑफ कोर्स तो वो तो ना है सेल प्रोसीड, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। इफ RIT propose not to invest the sale proceeds made into any other property within a period of 1 year, it shall require to distribute not less than 90% of the sale proceeds in accordance with the provision of listing। of course क्या कह रहा है, अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया, 1 साल तक प्रॉफिट जनरेट हो गया, बट 1 साल तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो 90% आपको वो कैपिटल जो गेन हुआ है ना, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा इन होल्डर्स में। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट मेड विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, देन द मैनेजर शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर एट लीस्ट 15% पर एनम। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 15% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड एंड इंटरेस्ट शैल बी नॉट बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फीस। अब ये नहीं है कि इंटरेस्ट पे कर दिया उधर और उधर वो क्या कर रहा है, एज अ फीस चार्ज कर लेगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चार्ज कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो स्कीम शैल बी लॉन्च अंडर द RIT, कोई और स्कीम लॉन्च नहीं की जाएगी। RIT चल रहा है, ठीक है, RIT का स्कीम के अकॉर्डिंग चलेगा, और कोई आप फर्दर स्कीम उसके साथ लॉन्च नहीं कर सकते हैं। सेबी में स्पेशल एडिशन कंडीशन, ऑफ कोर्स सेबी यहाँ पर अलग कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि रेगुलेशन 5th यहाँ पे क्लॉज 5th एंड 6th इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्लॉज अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपको क्लॉज 3 एंड 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये 2 क्लॉजेस बहुत ध्यान से, मतलब दोनों सारी 4 क्लॉज हैं, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा और परेशान कर दूं, क्लॉज 16 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्लॉज 16 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। अब जो मैं आपको दूसरा बताने वाला हूं, जहां मैं आपसे कह रहा था कि अमेंडमेंट की बात करेंगे, देखिए यहां ना एक अमेंडमेंट जो कैरी किया गया है वो ये किया गया, प्राइवेट इन्वेस्ट्स, देखो ना, प्राइवेट इन्वेस्ट लिमिट, देखो प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स। मैं फटाफट से बता दूं थोड़ा सा, पहले ना, सबसे पहले आपको बताऊं, जब प्राइवेट इन्वेस्ट्स आई थी ना, प्राइवेट कौन सा ना प्रेफरेंशियली जब हमने इशू किया तो अनलिस्टेड फॉर्म में थी। सेबी ने यहाँ देखिएगा चेंजेस करके इसको लिस्टेड के लिए परमिट किया कि हाँ ठीक है आप इसको लिस्ट कराएं, ठीक है, कौन सा कह रहा हूं, इन्वेस्ट्स की यूनिट्स को। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, कब किया था, 9 फरवरी 2022 को। 9 फरवरी 2022 को सेबी ने एक नया अनाउंसमेंट किया और नए चेंजेस किए कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करें, प्राइवेट इन्वेस्ट्स लिस्टेड है, प्राइवेट इन्वेस्ट्स लिस्टेड है, वापस प्राइवेट इन्वेस्ट्स लिस्टेड है, तो कौन सी है, प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स, बोलो वापस, प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स। उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स में, कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स में। उसके लिए कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे मिनिमम आपके ना इसके अंदर 5 इन्वेस्टर होगा, इसमें याद रखिए स्पॉन्सर और रिलेटेड पार्टीज होंगे और एसोसिएट पार्टीज होंगी जो स्पॉन्सर से, कौन से कह रहे हैं, स्पॉन्सर, रिलेटेड पार्टीज और एसोसिएट पार्टीज होंगी स्पॉन्सर से, उनको हटा दीजिएगा, उनको नहीं काउंट करेंगे। तो अगर आप
प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स को कन्वर्ट करते हैं पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स में, तो मिनिमम आपको 5 इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। ये पहला कंडीशन है। स्पॉन्सर का पब्लिक क्या देखेगा, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स बन जाएगा ये आफ्टर कन्वर्जन, तो स्पॉन्सर का मिनिमम 50% यूनिट होल्डिंग होना चाहिए, चाहे वो प्री बेसिस पे देखेंगे या फिर हम पोस्ट या ऑफकोर्स इशू बेसिस पे देखेंगे। 15% हमसे होना चाहिए। वहीं पर लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट भी रखी गई है 1 ईयर की। क्या कह रहे हैं, लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट कितनी रखी है, 1 ईयर की। अब यहाँ कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया कि नोटिस जो यहाँ सेबी ने एक्चुअली कई सारी एस्पेक्ट्स कवर करी हैं, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे नहीं पता क्यों आईसीएसआई ने यहाँ पे उन एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कोई नॉलेज के लिए वो याद रहे हमें। देखिए स्क्रीन पे आइएगा, सेबी दिस सर्कुलर हैज पब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनटू अ पब्लिक इन्वेस्ट्स। A private listed invests may convert into a public invests on making a public issue of units। अब क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, फ्रेश इशू, या तो फ्रेश इशू लेगा, क्या लेगा, फ्रेश इशू लेके आ जाएगा, या फिर याद देखिएगा दूसरा काम कर सकते हैं आप, ओएफएस कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग आपका, कौन कह रहे हैं, एग्जिस्टिंग आपका यूनिट होल्डर होगा, प्राइवेट ऑफ कोर्स प्राइवेट लिस्टेड यूनिट्स का जो एग्जिस्टिंग याद होगा, जो होल्डर होगा, यूनिट होल्डर होगा, वो ओएफएस भी कर सकता है। ये तो फ्रेश आप ले जाइएगा। क्लियर हो रहा है, पब्लिक को अगर हम इनवाइट कर रहे होंगे अब, तो क्या देखिएगा पॉइंट नंबर हम आगे देखें तो अ प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स मे कन्वर्ट इनटू पब्लिक इन्वेस्ट्स ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स थ्रू अ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 11(1) सेबी एक्ट 1992 रीड विद रेगुलेशन 33। क्या कह रहा है, यूनिट्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर फॉर प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स मे बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द पब्लिक इशू इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 14 सबसेक्शन 4 क्लॉज 5 इन्वेस्ट्स रेगुलेशन प्रोवाइडेड दैट सच यूनिट्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए जो ओएफएस है, ओएफएस जो कर रहे हैं, पता लगा पहले से प्लेस की हुई है यूनिट्स को, पता लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, प्लेस करी नहीं होनी चाहिए, तो एक्चुअली फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस एंड लॉक इन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो आप ओएफएस करेंगे एग्जिस्टिंग जो है उनका लॉक इन से फ्री होना चाहिए। बात पकड़ में आ रहा है, इनकम्बरेंसेस फ्री होना चाहिए एंड लॉक इन नहीं होना चाहिए। On a date of filing of draft offer document फाइल करता है वो फ्री होना चाहिए and provides further that unit holder other than the sponsor is related parties and associates who offer units toward the offer for sale shall not be eligible to participate in the public issue। अब मजे की बात है, जो ओएफएस कर रहे हैं, ओएफएस करने वाला कौन है, स्पॉन्सर खुद है या उसके रिलेटेड पार्टी एसोसिएट्स हैं, ध्यान सुनना, उसके रिलेटेड पार्टी एसोसिएट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस कर रहे हैं और वही पब्लिक इशू में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं अलाउड नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है, उनको अलाउड नहीं है। हाँ, स्पॉन्सर को क्योंकि 15% याद रखिएगा पब्लिक इशू के अंदर अपना यूनिट होल्डर मेंटेन, अपनी यूनिट होल्डिंग मेंटेन रखनी पड़ती है, वो तब कर सकता है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी नहीं है, बता रहा हूं, लेकिन वो नोटिफिकेशन में आगे है। मिनिमम स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक इशू ऑफ यूनिट शैल बी ईदर टू स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, स्पॉन्सर कम से कम कितना होना चाहिए, 15% इशूड थ्रू अ पब्लिक इशू और टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। फर्दर यूनिट्स हेल्ड बाय द स्पॉन्सर इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम कंट्रीब्यूशन शैल बी लॉक इन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड इन द पब्लिक इशू। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फॉर एनी इन्वेस्टर अदर देन, 2-3 बातें मैं बाहर यहां बोल दूं, आपको बहुत ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना। अगर यहां पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स आ रही हैं, कैसे, कन्वर्जन के बाद, कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, प्राइवेट लिस्टेड इन्वेस्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक लिस्टेड इन्वेस्ट्स में, कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली, फ्रेश इशू ले आइएगा, ये ऑफिस कर लीजिएगा। अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है तो याद देखिएगा वो इनकम्बरेंसेस नहीं होनी चाहिए यूनिट्स, और याद देखिए उनका लॉक इन से फ्री हो, पहली बात, तो ओएफएस हो सकती हैं। अगर ओएफएस स्पॉन्सर उसके रिलेटेड पार्टी या एसोसिएट्स कर रहे हैं तो वो पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्पॉन्सर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 15% रहेगा, स्पॉन्सर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 15% रहेगा इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान समझिएगा कि अगर जब हम बात करेंगे इन्वेस्ट, देखिए क्योंकि लॉक इन पीरियड लगेगा, क्या हो रहा है, 15% से अगर ज्यादा, अगर 15% से ज्यादा का अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां लॉक इन पीरियड रहेगा। जैसे हम पॉइंट में बोल रहा है, देखिए पैराग्राफ नंबर 3 में, मिनिमम स्पॉन्सर कंडीशन फॉर पीरियड ऑफ फॉर पब्लिक इशू यूनिट शैल बी ईदर टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ यूनिट इशू थ्रू अ पब्लिक इशू और एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। फर्दर यूनिट हेल्ड बाय, पॉइंट लाइन नंबर 3 से देखिएगा यहाँ पे, फर्दर यूनिट्स हेल्ड बाय स्पॉन्सर इन एक्सेस ऑफ मिनिमम स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन 15% ज्यादा है, शैल बी सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एक इन्वेस्टर का 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता, एक इन्वेस्टर 25% ज्यादा कर नहीं सकता है। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टर्स है ना, मिनिमम 5 कंसीडर किए गए, मैं बता दूं आपको, यहाँ दिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन फॉर एनी इन्वेस्टर अदर देन स्पॉन्सर्स रिलेटेड पार्टी एंड एसोसिएट्स इन इनिशियल पब्लिक ऑफर शैल नॉट बी लेस देन, तो किसी भी एक इन्वेस्टर से
किनको हटाकर, स्पॉन्सर को हटा दीजिएगा, उसके रिलेटेड पार्टी से हटा दीजिएगा, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट कोई इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, 25% कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। 25% से निकालेंगे टोटल यूनिट कैपिटल ऑन पोस्ट इशू बेसिस पे। अब ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखा है, एग्जाम में इतना है ज्यादा मुझे लगता नहीं कि वो पूछना चाहते नहीं, कि इनकी इच्छा है, बट मैंने यहाँ आपको डिस्कस कर लिया है। मैं आपको बता दूं बेसिकली दिसंबर आपके ऑफकोर्स आपके एप्लीकेबल है, ये 9 याद रखिएगा फरवरी 2022 को अनाउंस हुआ था, इसको कंसिडर किया गया था। इसके अलावा है ना, इसमें और भी कुछ एस्पेक्ट्स छोटी छोटी वो यहाँ कवर नहीं करी हैं, आई डोंट नो कि उसे क्या नहीं कवर किया गया। जैसे और भी एस्पेक्ट्स थी, लाइक अगर हम बोलेंगे लॉकिंग पीरियड को से इन्होंने वरीयर बताया हुआ है, जबकि एक पीरियड में 18 मंथ्स को भी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और भी छोटी मोटी एस्पेक्ट्स हैं, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। आप एटलीस्ट ये एस्पेक्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी याद रखिएगा अमेंडमेंट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटेंट चलता रहेगा, तो बने रहेगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।